जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान से ये अगली वीडियो है। ये वीडियो नंबर 14 होगा। इसमें संसद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये संसद से संबंधित संसद 1 लिखा हुआ इस तरह से 2, 3, 4 करके संसद से संबंधित वीडियो आएंगे। तो इससे पहले मैंने 13 और वीडियो भारतीय संविधान से संबंधित बना चुका हूँ। नहीं देखें तो उसे प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। इसमें जितने भी पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को समाहित किया गया है। ये घटना चक्र बुक से संबंधित है। यदि अच्छा लगता हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव के निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। कितना आयु सीमा है? कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव में यदि वो लड़ना चाहता है, लोकसभा चुनाव में खड़ा होना चाहता है, तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ताकि वो लोकसभा चुनाव का सदस्य बन सके, चुनाव में भाग ले सके। तो उसकी न्यूनतम आयु लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में आर्टिकल 84 में 84 के क्रम के अनुसार लोकसभा में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में 30 वर्ष आर्टिकल 84 के ख के तहत ही, और लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार मेरा फर्स्ट आंसर का ऑप्शन हुआ सी। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? वही प्रश्न है। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए तो 5 ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। ये 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 25 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। सही बात है, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के अधिकार पर होता है। कौन सा सही नहीं है सो हमसे पूछा गया है। नहीं वाला शब्द को घेर लिया कीजिए, इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन गलती नहीं होगी। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करते हैं, ये भी सही है। निर्वाचन आयोग ही करते हैं जब चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। निर्वाचन आयोग जब चुनाव होता है तो उस समय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को कुछ कर्मचारी देते हैं उनके कार्य को करने के लिए। तो क्या यार ये सही है? तो हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस प्रकार सी मेरा गलत आंसर होगा। तो मेरा आंसर इसमें कह रहा है कथन सही है, तो इस प्रकार आंसर मेरा सी सही आंसर होगा। कथन सही नहीं है कौन? सी नंबर वाला सही नहीं है, तो इसलिए आंसर सी 3 का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन कर सकते हैं। सी में क्या है? निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देश और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। नहीं, मतदाता सूची राष्ट्रपति के निर्देश और नियंत्रण में तैयार नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं।
इसमें क्या कह रहा है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें बताया गया है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में ए में, ऑप्शन नंबर ए में, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जब लोकसभा चुनाव स्टार्ट होता है तो उसमें निर्वाचन पद भरना हो, निर्वाचन में खड़ा होना हो, तो उसमें कौन कौन सी शर्तें हैं, तो भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, भारत का नागरिक हो, नहीं किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा नहीं, भारत में निवास करने वाला किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, गलत है। निवास कर रहा हो लेकिन वो भारत का नागरिक भी तो होना चाहिए, ऐसा भी तो नहीं है। कुछ लोग बाहर से आते हैं तो उनको एक कंडीशन है भारत की नागरिकता प्राप्त करने की, यदि वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब तक वो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये कथन गलत हो जाएगा कि भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये गलत है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये भी गलत है। कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी व्यक्ति द्वारा निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये गलत है। ये कंडीशन राज्यसभा में है, लोकसभा में ये कंडीशन नहीं है, तो बी भी गलत हो गया। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जो 18 वर्ष हो गया वो भी भारत का नागरिक है, लेकिन उसकी इसकी कंडीशन क्या है, 25 वर्ष पूरा होने के बाद ही। तो ये कह रहा है भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है लोकसभा निर्वाचन के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, सही है। भारत का नागरिक है लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है। यहाँ पर एक कंडीशन और होनी चाहिए थी ऑप्शन में, जो थोड़ा इससे क्लियर हो जाता कि जो 25 वर्ष उम्र पूरा कर लिया हो, यदि अगला ऑप्शन हो भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसको निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम है और लोकसभा की पात्रता के लिए उसे 25 वर्ष का उम्र का फुलफिल कर लिया, तो ये वो ऑप्शन और भी सटीक होता, लेकिन वहां पर ये ऑप्शन नहीं है, तो इस अनुसार ये सी मेरा सही आंसर होगा। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार लोकसभा के सदस्य निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को राज्य एवं संघ क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदान होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ऑप्शन मेरा सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो सके। कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, कैसे खोता है, क्या कंडीशन है? क्या वैध मतों का 1/3 या वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कंडीशन है कि वो अपना जमानत राशि खो देता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। यदि कोई व्यक्ति को वैध मतों का 1/6 भाग, जितना मत पड़े हैं उस क्षेत्र में उसका 1/6 भाग मत नहीं प्राप्त होते हैं, तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि खो देता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, इनमें से कोई आंसर नहीं है। डी में यदि 1/6 भाग होता तो ये आंसर सही होता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तथा यथावत रहेगा? कह रहा 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। लोकसभा में सीटों की बंटवारा जो अभी की गई है, अभी आप देख सकते हैं कि बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है, पहले 54 थी, जब झारखंड अलग हुआ तो 40 हुआ। तो ये किस वर्ष की जनसंख्या के अनुसार 40 है? तो 1971 की जनसंख्या के अनुसार 40 है। नहीं तो अभी की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी।
ठीक है। अब कह रहा है कि कब तक चलेगा, एक कंडीशन लाया गया था कि इतना वर्ष तक रहेगा। तो ये प्रावधान 4 ऑप्शन दिए हुए, कब तक रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, 2026 तक यथावत बनी रहेगी। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अनुच्छेद 21 के 3 के तहत 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों की संख्या पहले 2000 थी, लेकिन संशोधन करके 2000 तक यह प्रावधान किया गया था, 71 से 2000 के बीच में, कि लोकसभा में सीटों की संख्या यथावत बनी रहेगी। लेकिन इसके संशोधन कर करके 84वें संविधान संशोधन द्वारा, इस संशोधन के द्वारा 2026 तक संशोधित कर दिया गया है। यह प्रावधान 2026 तक बना हुआ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुछ कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। कैमें संविधान संशोधन अभी हमने बताया 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तो कर दी गई है। ठीक है, ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होती है, नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है, एक वर्ष विशेष के बाद जनगणना नहीं होगी। तो ये वर्ष विशेष कौन है, अभी जस्ट हमने बताया 2010, 2015, 2021 या 2026। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, 2026 डी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सीटों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो सीटों की संख्या कितनी हो सकती है भारतीय संविधान में जो निर्धारित की गई थी सीटों की संख्या तो कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले जो निर्धारित की गई थी अधिकतम सीटों की संख्या 552, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अधिकतम सीटों की संख्या ये 2008 के अनुसार सही है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीसीएस में तो 2008 में ये या 19 के पहले तक 252 सही था, लेकिन 19 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का जो पद था, 2 पद राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था लोकसभा में, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में वर्तमान में यदि कहा जाए तो लोकसभा में सीटों की संख्या 550 होगी। अधिकतम की बात हो रही है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 550। पहले थी 2019 के जब 104वें संविधान संशोधन के पहले 552 अधिकतम थी, लेकिन वर्तमान में जो 104वें संविधान संशोधन के बाद ये 550 कर दी गई है। तो यदि उस समय के अनुसार इस क्वेश्चन को देखें तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। वर्तमान के अनुसार यदि क्वेश्चन को देखें तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमने ये क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। तो किस संशोधन ने, 31वें संविधान संशोधन, 35वें संविधान संशोधन, 45वें संविधान संशोधन या 42वें संविधान संशोधन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 31वें संविधान संशोधन ने 1971, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया था। कब 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया था, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 525 कर दिया गया था। उसके बाद 81वें के 1 के संशोधन के द्वारा 525 से बढ़ा करके कुल सदस्य, ये राज्य में किया गया था संशोधन, 525 से बढ़ा करके 500 से बढ़ाकर 525 कर दिए गए थे राज्यों में। 31वें संविधान संशोधन के तहत राज्य में कितना किया गया था, 500 से बढ़ा करके 525 कर दिया गया था राज्य में। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में ये संख्या 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। तो टोटल कितना हो गया, 545।
तो 31वें संविधान संशोधन में 25 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 545। ठीक है। 21वें संविधान संशोधन से पहले राज्यों में अधिकतम लोकसभा की सीटों की संख्या कितना था, 500 था, और केंद्र शासित प्रदेश में 25 थी, दोनों मिलाकर 525 हो गया था। लेकिन 31वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों में लोकसभा की सीटों की संख्या 525 कर दी गई, और केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटों संख्या जो 25 थी उसे घटा करके 20 कर दी गई, इसलिए दोनों मिलाकर के 545 कर दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई है वह कौन सा है। देखिए इसमें मेरा वो आंसर नहीं है, अधिकतम सदस्यों की संख्या जिस अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 के अनुसार यदि हम ये क्वेश्चन आंसर दें तो ये आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन वर्तमान समय में के अनुसार ये आंसर दिया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, 550 होगा, अधिकतम की गई है। ठीक है, 550 आंसर सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है। अधिकतम नहीं पूछा है इसमें, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है। यदि 2010 के अनुसार देखें तो लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितना होगी, 545 है। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखें तो लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होगी, 543 होगी। लेकिन इसमें 11 का ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। फिलहाल में वर्तमान के अनुसार ऑप्शन बी 543 है। जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य चुने जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उन्हें 19 के बाद समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के बाद। तो फिर इस अनुसार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। लेकिन 10 के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। तो चलिए मेरा ऑप्शन बी सही है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्य के हैं। देखिए 2009 में कितना हुआ था, 543, और 2 आते हैं एंग्लो इंडियन से तो 545 हो जाते हैं। तो 543 निर्वाचन क्षेत्र चुनाव लड़ा गया। उसमें से राज्यों के लिए पूछ रहा है हमें कितना हुआ, उसमें से राज्य के लिए कितना निर्वाचन क्षेत्र थे। तो उस समय राज्य के लिए कितना थे, 525, और 20 उधर से आता है तो घटा दिया गया था ना। तो ऑप्शन 12th का ऑप्शन नंबर सी 530 थे। ठीक है, उस समय कितना थे, 530 थे 2009 में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है 2009 में, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, सबसे अधिक कितना हो सकता है। ठीक है, और लोकसभा में सबसे अधिक कितना हो सकता है। अभी मैंने बताया कि संविधान संशोधन कर करके जो 25 था उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 20 कर दिया गया है। और वर्तमान समय में यदि इसका आंसर देखें, वर्तमान समय में इसका आंसर 19 होगा। वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश से वो आते थे, तो वर्तमान समय में 19 होगा। तो आंसर 20 मेरा इसके अनुसार सही है। इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर 20 मेरा सही होगा। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है कितना, 20 हो सकता है। ठीक है, और 524 राज्यों में और 19 केंद्र शासित प्रदेशों में। इस प्रकार आंसर बी मेरा सही आंसर होगा। 81वें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। तो किस वर्ष की जनगणना के आधार पर भारत में जो लोकसभा में सीटों के राज्यों में बंटवारा की गई है वो किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि ए में है 61 के, बी में है 71 के, सी में है 1981 के, और डी में है 1991 के। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा।
1971 की जनगणना के आधार पर ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में कह रहा है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। जो अभी फिलहाल लोकसभा चल रहा है, किस राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किस वर्ष की जनगणना पर? 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर अभी जस्ट ऊपर मैं बताया हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, 1971 की जनगणना के आधार पर। और कब तक चलेगा? 2026 तक चलेगा ये। पहले 2000 तक था, लेकिन इसे संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? किस आधार पर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा में जो राज्य को सीट का आवंटन होता है वो किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर, या भाषा के आधार पर? तो क्षेत्रफल के आधार पर तो होता नहीं है। यदि क्षेत्रफल के आधार पर होता तो क्षेत्रफल में राजस्थान है जो सबसे बड़ा है, तो राजस्थान को बहुत ज़्यादा सीट होती, मध्य प्रदेश को उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट होती। तो ऐसा है नहीं, तो इस अनुसार ये ऑप्शन गलत है। भाषा के आधार पर भी नहीं है, गरीबी के आधार पर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा की जाती है। ठीक है, 1971 की जनसंख्या के आधार पर बंटवारा की गई है और 26 तक ये चलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित है, स्थान आरक्षित नहीं है। लोक अनुसूचित जनजाति के लिए कौन से राज्यों में स्थान आरक्षित नहीं है? 17 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि कौन से राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित नहीं की गई है। तो हम देख चुके हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिए हुए हैं। केरल तथा तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या है। कर्नाटक, केरल में, तमिलनाडु या कर्नाटक में, उपरोक्त में से सभी में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। केरल और तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा का आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। जैसे कि मैं कुछ राज्यों का नाम बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। 2008 के परिसीमन के बाद इन राज्यों में क्या है, इन राज्यों में लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजाति की सीटों में लोकसभा का स्थान 2-2 दिया गया है। कब? 2008 के परिसीमन के बाद। ठीक है, और अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए था, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए प्रश्न पूछ ले कि कहाँ सीटों का आरक्षण नहीं है, तो अनुसूचित जाति के लिए आपको अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जाति नहीं मिलेंगे, गोवा में अनुसूचित जनजाति नहीं मिलेंगे, गोवा में अनुसूचित जनजाति नहीं मिलेगी, जाति नहीं मिलेगी अनुसूचित जनजाति। और कहाँ नहीं है अनुसूचित जाति? जम्मू कश्मीर में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, मेघालय मिजोरम में नहीं मिलेंगे अनुसूचित जाति, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा की विधानसभाओं सीटों में भी आरक्षण नहीं दिया गया अनुसूचित जाति का। तो ऑप्शन मेरा सही होगा, केरल और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगली क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। उपरोक्त में सभी में ना तो वहां अनुसूचित जाति है
ना ही वहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति के लिए केवल कहा जा रहा है, कितना आरक्षण दिया गया है लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए? तो 59, 69, 79, 84। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी कर दी गई है? 84 है, 84। और कैमे अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत, आर्टिकल 330 के तहत अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया है कितने सीट? 84 सीट लोकसभा में। यही यदि विधानसभा में पूछे तो अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अनुसूचित, ये जो क्वेश्चन नंबर 84 है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 330 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। दोनों का आरक्षण का प्रावधान है, अनुसूचित जाति का भी, अनुसूचित जनजाति का भी आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 के तहत। परंतु क्वेश्चन यहाँ कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षण कितना है? केवल अनुसूचित जनजाति का तो 84 है, ये सही आंसर है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 है तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर बता पाना मुश्किल है। जहां 42 है तो वहां क्या 7 होगा? अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या 6 होगा, 4 होगा? तो ऐसा बताना मुश्किल है। यदि किसी राज्य में 42 है तो वहाँ ये फिक्स नहीं है कि वहाँ 7 होगा, 6 होगा या 14 होगा। किसी राज्य में 6 हो सकते हैं, किसी राज्य में 4 हो सकती है, तो इसलिए इस आंसर को बता पाना मुश्किल है। अगली क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 21 में, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक आरक्षित क्षेत्र लोकसभा में कौन से राज्य में है? 3 और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए? तो 6 सीटें आरक्षित है। इतना परिसीमन आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया था 2008 से। 8 में मध्य प्रदेश में 6 सीट आरक्षित किया गया है, जबकि बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या 0 है। बिहार में कितना है? 0 है अनुसूचित जनजाति के लिए। गुजरात में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या कितनी है? 4 है। गुजरात में अनुसूचित जनजाति के सीटों की संख्या 4 है। और बिहार, उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या 0 है। बिहार और उत्तर प्रदेश में 0 है। मध्य प्रदेश में कितना है? 6 है, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, और गुजरात में 4 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर तो मेरा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? कहाँ लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? वही क्वेश्चन फिर से है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में? कहाँ लोकसभा में? ये भी ध्यान देना है लोकसभा में। तो लोकसभा में अनुच्छेद 330, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा में आंग्ल समुदाय के सदस्य से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये मनोनीत करने की शक्ति किसके पास था? जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था लोकसभा में 2 सीटें 2019 से पहले, जो आप समाप्त कर दिए गए हैं। ये शक्ति 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ है, भारत के राष्ट्रपति के पास था ये शक्ति। तो फिर से चले आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से
कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो राष्ट्रपति कितने समुदाय को? तो ऑप्शन नंबर डी, 2 समुदाय को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते थे, लेकिन अब ये समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। फिलहाल में ये समाप्त कर दिया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने के लिए, बौद्धों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, पारसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जो लोकसभा में होता था, 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, वो आंग्ल इंडियन भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने के लिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आंग्ल समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान तो और कहाँ? लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में कह रहा है। राज्य विधानसभाओं में, ये ध्यान देने की बात है। लोकसभा में नहीं, राज्य विधानसभा में जो आंग्ल भारतीयों को, समुदाय को मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, वो कितना था, कौन से संविधान संशोधन के, कौन से अनुच्छेद के तहत था? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। 330 के तहत, 31 के तहत, 32 के तहत, 33 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 333 के तहत, 333 के तहत ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 333 के तहत 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 से पहले एक आंग्ल इंडियन को राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल मनोनीत किया करते थे, ठीक है, एक को। लेकिन 2019 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया है, तो ये अनुच्छेद भी समाप्त हो गया। अब ये चारों अनुच्छेद के बारे में बोलते हैं। ये अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है, लोकसभा में, ठीक है। और अनुच्छेद 131 था जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने के लिए राष्ट्रपति के पास शक्ति था। और अनुच्छेद 332 जो थी, वो राज्यसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए था। 332 राज्यसभा में, राज्यसभा नहीं, राज्य में, राज्य विधानसभा में 332 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। और अनुच्छेद 333 जो है राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए दिया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही आंसर होगा, ठीक है। 2014 के पहले का आंसर ये है, तो ये सही होगा। लेकिन फिलहाल में ये हटा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर गए चले। तो क्वेश्चन नंबर 28, निम्न संविधान संशोधन में से कौन से राज्यों के निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? राज्य में जो सीटों का, सदस्यों की सीटों की संख्या थी, वो वृद्धि कर दी गई लोकसभा में। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए बढ़ा दिए गए थे। कब? 7वां और 31वां संविधान संशोधन के तहत। 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? 29 में लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री के द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। अगली क्वेश्चन को चला जाए। क्वेश्चन नंबर 30 में है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके इच्छा अनुसार? 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन 4 है, उसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के
सलाह पर। मंत्री परिषद हैं जो सलाह करेंगे तो राष्ट्रपति भंग कर देंगे। 30 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। अगली क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? यहाँ कम से कम कहा गया है, तो लोकसभा में सत्र कम से कम वर्ष में 2 बार बुलाया जाना है, और 2 बार में भी 6 माह का अंतर होनी चाहिए। कितने? 6 महीने का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 2 वर्ष सत्र बुलाए जा सकते हैं। कम से कम, न्यूनतम पूछ रहा है आपसे, अधिकतम नहीं, न्यूनतम। अगली क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो कुल सदस्य संख्या का लोकसभा का कोरम 1/3 होगा या 1/5 होगा, 1/11 होगा या 1/10 होगा? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, 1/10 होगा, यदि कोरम पूरा करना हो कुल सदस्यों का। अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या गण पूर्ति कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। यदि कोई विपक्षी दल बनना चाहे तो जितने लोकसभा में कुल सीटें हैं उसका 1/10 भाग यदि वो सीट प्राप्त कर चुके हैं लोकसभा में, वही सदस्य लोकसभा का विपक्षी दल का नेता होगा। उसके लिए भी 1/10 है कोरम पूर्ति करने के लिए। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कितनी है? अभी हमें बता दिया लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कितनी है। 4 ऑप्शन है। तो संसद सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कितना होना चाहिए? संसद सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होनी चाहिए। तब कोई भी अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसमें गण पूर्ति को माने मिनिमम सदस्यों की संख्या उतनी होनी चाहिए, 1/10वां होना चाहिए, तभी अधिवेशन गठित किया जाएगा, अन्यथा नहीं गठित किया जाएगा। संसद सदस्य की कुल संख्या का 10वां भाग होनी चाहिए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति या कोरम के लिए क्या निर्धारित की गई है? या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो, दोनों में गण पूर्ति के लिए ऑप्शन नंबर सी कुल सदस्यों का 1/10, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 37, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदस्यों में, दोनों सदनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक, अगली क्वेश्चन की ओर चला जाए। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। देखिए, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या उपरोक्त में से सभी द्वारा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। स्थगन, देखिए स्थगन के बारे में बता दो, स्थगन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का सत्र यदि चल रहा हो, बैठक चल रहा हो, तो उसमें स्थगन कर सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। सत्र को स्थगन की जाती है, ये शक्ति किनके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। लेकिन सत्र का सत्रावसान और विघटन, लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसका सत्रावसान यानी समाप्त कर देना, और उसका विघटन वो भी समाप्त कर देना, ये दोनों कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ये दोनों कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जा सकते हैं। स्थगन द्वारा किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लेकिन सत्रावसान और विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का
अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। अवसान यानी सत्तावासन कौन कर सकता है लोकसभा के? तो खाली स्थगन करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष स्थगन करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति है जो सत्रावासन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चले, क्वेश्चन नंबर 38 में लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 38 में ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। और डी में है घोषणा के आपातकाल घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 39 में चले, एक एमपी के सीटों को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के अनुपस्थित रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होना चाहिए, ई मेरा सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई। लेकिन 2 माह दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके अनुसार सही है, लेकिन हमारे अनुसार ऑप्शन नंबर ई सही होनी चाहिए। 2 माह मतलब मान लिया जाए कोई माह 30 तारीख का है और एक अगली माह जून जुलाई ले लीजिए आप। वो जून जुलाई में एक 30 माह का हो गया, 30 दिन का, एक हो गया 31 दिन का, तो ये 2 माह हो गया। तो ये 2 माह कितने दिनों का हो गया? 61 दिनों का हो गया। तो क्या 61 दिनों तक होगी? नहीं, लिखा गया है उसमें क्या कि जब कोई संसद सदस्य बिना कुछ बताए हुए 60 दिनों तक लोकसभा अपने सदन में उपस्थित नहीं होंगे तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, उन रिक्त घोषित कर दी जाएगी। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक, 60 दिनों तक। तो उपरोक्त में से कोई या उपरोक्त में से एक से अधिक, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा इसमें, ठीक है। इसके अनुसार बीपीएससी के अनुसार ऑप्शन नंबर ई होगा। यदि उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और भी क्वेश्चन और भी एग्जामों में यदि 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? काफी आसान है। क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या पश्चिम बंगाल, क्या उत्तर प्रदेश? 4 में से कौन सबसे अधिक भेजता है? तो इसमें नो इफर्ट, सीधा है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों की संख्या कितना निर्धारित की गई है? 80 उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद सबसे अधिक कौन भेजता है? महाराष्ट्र 48। उसके बाद पश्चिम बंगाल 42, पश्चिम बंगाल कितना भेजता है? 42। बिहार कितना भेजता है? 40। मध्य प्रदेश कितना भेजता है लोकसभा में सीटों की संख्या? तो 29, मध्य प्रदेश 29। और कुछ राज्य हैं, तमिलनाडु 39। अगली क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बता दिया है सीटों की संख्या। यदि उत्तर प्रदेश में 80 है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितना है? 29 है लोकसभा में सीटों की संख्या। और महाराष्ट्र में कितना? 48 है। और आंध्र प्रदेश में कितना है लोकसभा की सीटों की संख्या? 25 है। पहले हुआ करता था आंध्र प्रदेश में कितना? 39। आंध्र प्रदेश में पहले लोकसभा की सीटों की संख्या 39 हुआ करता था, लेकिन अभी 25 है। अगले क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 42 में जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? दूसरे और तीसरे। देखिए क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? बीपीएससी के 94 में पूछा गया क्वेश्चन। उस समय लोकसभा में सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर बिहार था और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी और इसमें महाराष्ट्र में 48 थी। तो उस अनुसार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। किसके अनुसार? 1994 के अनुसार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। ओके डन। तो फिर अगली क्वेश्चन की ओर देखा जाए। और यदि इन सभी के बारे में हम देख लें, कौन सा जगह कितना है सीट, वर्तमान में यदि हम देखें बिहार में कितना है सीटों की संख्या, उस अनुसार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। वर्तमान में बिहार में लोकसभा की 40 है और महाराष्ट्र में कितना? 48 है।
और मध्य प्रदेश में कितना 29 है, और तमिलनाडु में कितना 39 है, और बस हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। यदि 4 ऑप्शन नहीं होते, ई आंसर होता, तो मैं इसे आंसर ई लगाता फिलहाल के अनुसार। अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 43 में उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। कहाँ किया गया है? दोहराट में है। तो दोहराट है यानी कि बिहार का विभाजन हो चुका था, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। महाराष्ट्र में 48, आंध्र प्रदेश में फिलहाल के अनुसार 25, बिहार में 40 और पश्चिम बंगाल में 42। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित की गई है? तो राजस्थान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में लोकसभा में सीटों की संख्या 25 है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 25 में से 4 है जो अनुसूचित जाति के लिए और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 45 में लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग्य है? किन राज्यों के आवंटित स्थानों का योग्य है? तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर 2000 जब बिहार का बंटवारा हुआ था उस समय के अनुसार पूछे तो गुजरात और असम को यदि मिला दिया जाए तब ये उन दोनों का योग होगा, लेकिन ये आंसर यहाँ पर नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन इससे पहले यदि पूछ दिया जाए जब लोकसभा जब अलग नहीं किए गए थे तो उस समय कितना था? 54 थी। तो उस समय के अनुसार तो कुछ और ही आंसर होगा, लेकिन फिलहाल के अनुसार इनमें से कोई आंसर नहीं है। ठीक है, यदि ऐसा प्रश्न पूछे तो हम देख लेंगे। गुजरात में 26 है, गुजरात प्लस असम को मिला देंगे तो फिलहाल के अनुसार बिहार में 40 हो जाएगा। फिर गुजरात और झारखंड को मिला देंगे तो भी 40 हो जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाएंगे, मध्य प्रदेश में 29 और छत्तीसगढ़ में 11, तो 40 हो जाएगा। तमिलनाडु और सिक्किम को मिलाएंगे तो 40 हो जाएगा। इस प्रकार और भी राज्य हैं। और बिहार में फिलहाल में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। ये कैसे याद रखेंगे हम? तो ये रखने का तरीका क्या है? उत्तर प्रदेश में 80 है, उसका आधा 40 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में कहा जा रहा है क्या? 46 में है निम्नलिखित में से राज्य के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? समान सीटें प्राप्त है 2005 के अनुसार दिया हुआ भाई। तो उस 2005 के अनुसार यदि हम देखें समान सीटें प्राप्त हैं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को 2005 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को 2005 के अनुसार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, एक ऑप्शन तो चुनना ही है। 2005 के अनुसार आंध्र प्रदेश का भी 42 था, पश्चिम बंगाल का भी सीटों की संख्या 42 था। लेकिन वर्तमान सिनेरियो में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 25 हो गया है और तेलंगाना अलग हो गया तो 14, वहाँ कितना हो गया सीटों की संख्या? 17 बढ़ करके वहां चला गया है। और सीटों की संख्या कहाँ? तेलंगाना में। शेष सीटों की संख्या 17 जो बचा हुआ है तेलंगाना में, दोनों मिला करके 42 हो जाएगा। और यहाँ तो 42 है ही। ठीक है, यदि पंजाब में लोकसभा की सीटों की संख्या देखें कितना है? 13 है। पंजाब में 13, असम में 14, ठीक है, गुजरात में 26 लोकसभा सीटों की संख्या, राजस्थान में 25। सब मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में आपको लोकसभा सीटों की संख्या 29, मध्य प्रदेश में लोकसभा की संख्या 29 है और तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या 39 है। तो ये मैं सभी का बता चुका हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 47, मिलान करना है इसमें से राज्य में कौन सही मिला हुआ है। देखिए क्वेश्चन कब का पूछा हुआ ये देख लीजिए। 1997 में पूछा गया एक प्रश्न है, उसके अनुसार ऑप्शन मुझे देखना है उसके अनुसार। तो लेकिन वर्तमान के समय में कोई भी आंसर सही नहीं होगा। कौन सा सही नहीं है सो कह रहा है, कौन सा सही नहीं है ऑप्शन में यहाँ मिटा हुआ है। कौन सा सही नहीं है उसके अनुसार कहा जा रहा है। सही कौन सा है? आंध्र प्रदेश में 42 है, सही है। वर्तमान के अनुसार नहीं, वर्तमान के अनुसार नहीं, 1994 के अनुसार। असम में 13 है, ये गलत है। पंजाब में 13 है, सही है। पश्चिम बंगाल में 42 है, सही है। लेकिन वर्तमान के अनुसार दोनों गलत है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं है, तो इसलिए आंसर सी मेरा सही आंसर होगा 1997 के अनुसार। ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 25 है। ठीक है, और 17 चला गया तेलंगाना में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है ये मैच करना है, तो हम इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, मैच कीजिए ताकि पूरे ऑप्शन हम देख सकें। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। देखिए ये वर्तमान समय में का दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 में, जब तेलंगाना को क्या हो गया था, अलग कर दिया गया था, तब का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितना है, 25, मिलान कर लीजिएगा। तमिलनाडु में सीटों की संख्या कितना, 39, मुझे याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितना, 48। छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या कितना है, 11। छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या 11 और पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या कितना है, 42, मिलान कर दीजिए। तो आंध्र प्रदेश का कितना होगा, सी का 1, तमिलनाडु का ई, महाराष्ट्र का ए और पश्चिम छत्तीसगढ़ का बी और बंगाल का डी। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 3 3 4 1 5 2, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में क्या है क्वेश्चन, 49 में कह रहा है निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। ये कौन कौन सा राज्य में लोकसभा में सीटों की संख्या 1 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से चुनिए, तो मैं बता देता हूँ, तब तक आप लोग आंसर चुनिए। वैसे राज्य जहां लोकसभा में सीटों की संख्या 1 है वो है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड तथा पुदुचेरी। लोकसभा में सीटों की संख्या 1 है, कहाँ कहाँ, चंडीगढ़, ऑप्शन चंडीगढ़ यहाँ है, ठीक है। उसके बाद कहाँ, सिक्किम, ऑप्शन में ये सिक्किम है। उसके बाद मिजोरम ये है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये याद रखना है, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और पांडुचेरी, ये 4-5 ऑप्शन है, उसको याद रखना ही पड़ेगा। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पुदुचेरी या पादुचेरी जो भी कहे। फिर से इसको देख ले, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। वो राज्य कौन है, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कहाँ कहाँ, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, पुदुचेरी और नागालैंड में लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है। याद रखने वाली बात है, ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन से राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या दो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, इसमें से कौन से राज्य में। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। अभी हमने पढ़ा कहाँ कहाँ, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पांडुचेरी और चंडीगढ़, ये 5 जगह है जो लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। बाकी बचा एक ए, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 51 में है डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचित या निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो फिलहाल में सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कहाँ है, गाजियाबाद है। लेकिन ऑप्शन जब 2007 में पूछा गया था उसके अनुसार उन्नाव मेरा सही आंसर होगा, और इस ऑप्शन में नहीं है गाजियाबाद, तो ऑप्शन आंसर उन्नाव ही सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है, कितना खर्च किया जा सकता है लोकसभा में। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 25 लाख, 40 लाख, 70 लाख या 1 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। वर्तमान समय में अभी फिलहाल में कितना, ऑप्शन नंबर सी 70 लाख रुपया खर्च किया जा सकता है लोकसभा चुनाव में। अधिकतम कितना व्यय होगा, 70 लाख रुपया। लेकिन आंकड़ा यह दिया हुआ है 70 लाख, लेकिन इससे ज्यादा ही खर्च होते हैं दोस्तों, 70 लाख में तो होगा नहीं इन लोगों का। इससे पहले जो था लोकसभा में चुनाव के लिए 40 लाख निर्धारित की गई थी 2014 के अनुसार, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कितना,
2011 में, उसके अनुसार आंसर क्या होगा? बी मेरा सही आंसर होगा उसके अनुसार। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ लिख दिया है, तो यदि इसको हम ना देखें तो वर्तमान समय में मेरा आंसर क्या होगा? सी होगा। 70 लाख 2014 के बाद लोकसभा में जो चुनाव में खर्च होने की जो दायरा था वो बढ़ा दिया गया है। 70 से 40 से कितना 70 लाख कर दिया गया। वही विधानसभा में भी पहले कितना था? 16 लाख खर्च करने का था, उसे बढ़ा करके 28 लाख कर दिया गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी पहले कितना था? 16 लाख था, उसे बढ़ाकर 28 लाख कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में क्या है? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव 51 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 51-52 में हुआ था लोकसभा का पहला आम चुनाव। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था, और सीटों की संख्या कितनी थी? 489 सीटों पर चुनाव हुई थी। लोकसभा का प्रथम चुनाव और लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था? तो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। 5वीं लोकसभा का, 7वीं लोकसभा का, 9वीं लोकसभा का, 11वीं लोकसभा का, 13वीं लोकसभा का। तो ऑप्शन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। 5वीं लोकसभा कब से कब था? 19 मार्च 1971 से 19 मार्च 1977 तक 5वीं लोकसभा चली थी। इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में कहा जा रहा है कि 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? 4 ऑप्शन है। 9वीं लोकसभा 1991 में भंग की गई थी, 13 मई 1991 को। 13 मार्च 1991 को 9वीं लोकसभा भंग की गई थी। ठीक है, और गठन कब हुआ था 9वीं लोकसभा का? 2 दिसंबर 1989 को हुआ था, और 13 मई 1991 को भंग की कर दी थी, लगभग 2 साल के अंदर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1.5 साल के अंदर में। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ था। तो भारत में 12वीं लोकसभा का निर्वाचन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 1998 में भारत में 12वीं लोकसभा का निर्वाचन किया गया था, 1998 में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। और 12वीं लोकसभा 1 साल के लिए ही चली थी। 1998 से 1 साल नहीं, कुछ ही महीनों के लिए 12वीं लोकसभा चला था। 98 में हुआ था, और लगभग 1 साल के लिए 26 अप्रैल 1999 को समाप्त कर दिए गए थे 12वीं लोकसभा। 98 में निर्वाचित हुआ था 10 मार्च को, और 26 अप्रैल 1999 को समाप्त हुआ था 12वीं लोकसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चले। 57 में है, थोड़ा छोटा कर लिया जाए। 57 में कि राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है, डिस्कशन नहीं पसंद करती है। कारण है, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और उसकी व्याख्या भी करती है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चले। लोकसभा का नेता कौन है? देखिए, लोकसभा का नेता के बारे में पूछ रहा, कौन होता है? तो लोकसभा का नेता, एक कंडीशन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी मैं सही कर सकता हूँ। लोकसभा के नेता कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के नेता। परंतु प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होंगे तभी वो लोकसभा के नेता होंगे, अन्यथा वो लोकसभा के नेता नहीं होंगे। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा में के सदस्य होंगे तो वो लोकसभा के नेता नहीं होंगे, क्योंकि लोकसभा के नेता बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखना होगा। तो इसके अनुसार ये आंसर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचक क्षेत्र है? क्षेत्रफल के अनुसार कह दिया है, सबसे बड़ा निर्वाचक क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, लद्दाख। सबसे बड़ा निर्वाचक क्षेत्र लद्दाख है। सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख। उसके बाद कौन आता है? बाड़मेर आता है। उसके बाद आता है कच्छ, तीसरे स्थान पर कच्छ है।
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता है, और सबसे छोटा यदि आपसे पूछ दिया जाए निर्वाचक क्षेत्र के अनुसार सबसे छोटा कौन है, तो दिल्ली का चांदनी चौक। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। कथन दिए गए हैं, 2 कथन है, उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें कथन है कि सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नहीं आ पाया है। इसमें कथन क्या है, लोकसभा अथवा राष्ट्र की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। ये तो बिल्कुल गलत है। नहीं, कम से कम 50% क्यों? भारत के संविधान में अधिक अधिक अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। यहाँ पर ये गलत हो गया, नहीं तो ये सही था, यहाँ पर ये गलत हो गया। ना तो एक सही है, ना ही 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में ये मेरा सही आंसर होता यदि ऑप्शन होता तो चलिए दोनों गलत है। 61 की ओर चलते हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता, लोकसभा अध्यक्ष को कौन निर्वाचित करते हैं, चयनित करते हैं? क्या होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष को? तो क्या निर्वाचित किया, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को भारत में चयनित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, चयनित किया जाता है, ठीक है। मनोनीत किया, क्या चयनित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, चयनित किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 93 के तहत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चयनित किया जाता है, चूज किया जाता है, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयनित होता है, न कि इलेक्शन होता है। अनुच्छेद 93 के तहत ऐसा होता है। और ये जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के पद का शपथ नहीं लेते हैं, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ पहले ही ले चुके होते हैं। चलिए इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? अभी जस्ट हमने बता दिया, अपनी पद की शपथ नहीं लेता है, तो वो कौन है? 5 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। स्पीकर, उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति अपने पद का शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, मंत्रिपरिषद के सदस्य भी, लेकिन लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो वही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पीकर नहीं लेता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलें, 64। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर के निर्वाचन लोकसभा के संसद के सभी सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। 64 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था। अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? किसे सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष? तो क्या महान्यायवादी को, राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 94 के ख के अनुसार अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। क्या इसके द्वारा हटाए जाते हैं? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, क्योंकि नियुक्ति भी उनकी चयनित भी होता है, इसी प्रकार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 में क्या है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा? नहीं। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे? नहीं। यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले? नहीं। यदि संसद के दोनों सदनों में इस आशय, तो मैंने किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा। यदि लोकसभा इस असहाय का प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही है। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगली का क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं, 70 की ओर। इसे थोड़ा छोटा करते हैं, दिख नहीं रहा है, लेकिन ज्यादा छोटा करने पर भी नहीं दिखेगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कथन 2 में है, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह बाद के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। 3 में, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अपना त्यागपत्र किसको? उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, ये सही है। कह रहा है यह आवश्यक नहीं है कि निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे 6 महीना। ये बिल्कुल गलत है। जब आप लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष बन रहे हैं या स्पीकर बनने जा रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप लोकसभा का सदस्य हो, तभी आप स्पीकर बनेंगे। क्योंकि लोकसभा का जो स्पीकर का चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्य जो चुन के आते हैं उसी में से चुना जाता है। इस कारण ऑप्शन नंबर बी 2 गलत है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ये भी गलत है। 1 और 2 गलत है। और हमसे क्वेश्चन पूछा है सही कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। केवल 3 सही है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चले। 70 में है कि भारत के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या ये सही है स्पीकर के लिए? चलिए आगे। यह आवश्यक नहीं, कौन सही है? कि वह निर्वाचक सदन के परंतु अपने निर्वाचन, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अभी जस्ट हमने बता दिया इसके बारे में। यदि समान अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। समान अवधि से पूर्व, क्या ये सही है? नहीं, जब तक ये नहीं हो जाता है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। कौन सही था? तो ऑप्शन नंबर डी। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 72, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या होता है? स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना नहीं, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानापन्न रूप में स्पीकर का कार्य करना जबकि स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सदस्यों को शपथ दिलाना ही प्रोटेम स्पीकर का प्रथम कर्तव्य है, सदस्यों को शपथ दिलाना। और प्रोटेम स्पीकर जब नवनिर्वाचित लोकसभा चुनाव होता है तो उस समय सदस्यों का जो शपथ दिलाया जाता है, और उस समय नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों में सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, उन्हें ही प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। और वो तब तक बने रहते हैं जब तक लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए नहीं जाते हैं, तब तक केवल उनका कार्य क्या है? सदस्यों को शपथ दिलाना, बस। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चयन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? अभी हमने बता दिया प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर होगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाहे वो लोकसभा के सदस्य में से हो, नव या सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, किसी में से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, 74, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं वर्तमान सरकार को बचाने हेतु तो संविधान में संशोधन के मामले में। अगला ऑप्शन आगे है, किस मामले में कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं लोकसभा का? तो इसका ऑप्शन 2 और है, मैं पढ़ देता हूँ। उसमें है आपातकाल के मामले में, या जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो तब होगा। तो ऐसा प्रयोग तब करेंगे लोकसभा अध्यक्ष जब वोट क्या हो? बराबर होगा,
या वोट टाई होगा तब ये आंसर होगा, तब वो अपना मतदान करेंगे, कास्टिंग वोट का प्रयोग करेंगे। और ये कास्टिंग वोट का प्रयोग अनुच्छेद आर्टिकल 100 के तहत करते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 में कहा जा रहा है क्या कि संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद अभी हमने बताया 100 के तहत, अनुच्छेद 100 के तहत यदि मत बराबर हो तो लोकसभा के अध्यक्ष है जो मत अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग करेंगे। अगली क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 77 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो एक दिन में अधिकतम 20 मामले उठाए जा सकते हैं लोकसभा में। कितने? अधिकतम 20 मामले। इससे पहले जो थे एक दिन में अधिकतम 15 मामले उठाए जा सकते थे। 2005 से पहले एक दिन में 15 मामले, लेकिन इसे बढ़ा करके 20 मामला कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 की ओर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा है तो वो थे जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर इनके पूरे नाम है। गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम इनका ये है। प्रथम अध्यक्ष हुए थे लोकसभा के। और लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 15 मई 1952 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले, 79 की ओर। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? ये वही थे, जीबी मावलंकर थे। उनके विरुद्ध ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और प्रथम यही थे। कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो उनके विरुद्ध 1954 में जेबी कृपलानी ने और उनके विपक्षी 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, परंतु 1954 में इसे 15 दिसंबर को लाया गया और 18 दिसंबर को खारिज कर दिया गया था, यानी अस्वीकृत कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, नहीं कौन थे, उस अनुसार है होगा। तो कौन? मीरा कुमार है। मीरा कुमार प्रथम महिला जो बिहार से ही है। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली मीरा कुमार है। सासाराम से मीरा कुमार बनी थी और इनका कार्यकाल 2009 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मीरा कुमार। अब वर्तमान में लोकसभा के 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अभी है ओम बिरला साहब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष इनमें से कोई नहीं होगा। इस अनुसार आंसर कुछ और होगा, लेकिन वर्तमान समय में, उस समय यदि 1999 के अनुसार ये आंसर देखें तो उस समय कौन थे? पीएम सईद थे लोकसभा के प्रथम वर्तमान उपाध्यक्ष उस समय के अनुसार। लेकिन अभी फिलहाल 2023 में देखें तो लोकसभा के उपाध्यक्ष कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यदि वर्तमान समय के अनुसार देखें तो। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चले। 82 में क्या है? क्वेश्चन 82 में कहा जा रहा है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं, किसी कारण से अध्यक्ष यहाँ मौजूद नहीं है और यदि वो अध्यक्षता कर रहे हैं तो उनको यह अधिकार प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन है कि जब मत बराबर होता है तो मतदान वो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चले, क्वेश्चन नंबर 83 में है। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए किसी को जाति लगा करके, जनजाति हैं, अगड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। लेकिन पूछा है तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, कौन थे? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पीएम संघवा थे, पीएस संघवा। ठीक है, पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, 1995 में बने थे और पहले केंद्रीय मंत्री भी बने थे 1995 में, जनजाति पहले केंद्रीय मंत्री।
अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 84, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होते हैं किसके अध्यक्षता में? तो लोकसभा का सचिवालय, चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं लोकसभा का सचिवालय। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं लोकसभा का सचिवालय। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, और अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 85, क्वेश्चन नंबर 85 में लोकसभा का सचिवालय के रूप में सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्ष रूप में किसकी देखरेख करता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष, क्या आंसर होगा? लोकसभा के अध्यक्ष की देखरेख में काम करता है लोकसभा का सचिवालय। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है। कितना जमानत राशि जमा की जाती है? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए समान रूप से सामान्य वर्ग के लिए 10,000, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5,000 रुपया थी 2010 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर, ये नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। जब यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय के अनुसार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। लेकिन 2010 के बाद लोकसभा में सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 12,500 रुपया, समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 25,000 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितना? 12,500 रुपया। उसी प्रकार राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में समान वर्ग के लिए अब कर दिया गया है 10,000 रुपया, पिछड़ा से पिछड़ा के लिए भी 10,000 रुपया और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5,000 रुपया कर दिया गया है बढ़ा करके 2010 के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा जिस समय क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? ए में विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर या तृतीय वाचन में? तो विधेयक पर आम बहस सो पूछा जा रहा है किस स्तर पर होती है? विधेयक पर आम बहस है जो द्वितीय वाचन के स्तर पर होती है। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 88 में निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? तो कौन सी शक्तियां प्राप्त है अनन्य रूप से? कथन है, धन विधेयक, धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सही है। धन विधेयक के लिए निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। लोकसभा में, लोकसभा के बारे में पूछ रहा है हमसे। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के संबंध में ये गलत है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा द्वारा किया था, लोकसभा द्वारा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा के एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है? राज्यसभा के एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन आता है? तो राज्यसभा के एकांकित शक्ति के अंतर्गत यानी वो शक्ति किसे प्राप्त है? राज्यसभा को ही प्राप्त है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्तियों में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति या अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? भारत के राज्यसभा द्वारा किया जाता है। भारत में राज्यसभा द्वारा ये शक्ति प्राप्त है। अब केवल राज्यसभा को ही अनुच्छेद 312 के तहत, आर्टिकल 312 के तहत यह शक्ति प्राप्त है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का शक्ति राज्यसभा के प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। 90 में 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नांकित पर विचार कीजिए। वे लोकसभा के कुल सदस्यों का 10% से कम है और अधिकतम महिला सदस्यों के वर्तमान समय में यदि देखें, अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं
और 3 में राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुए हैं और 4 में अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश। एक भी आंसर नहीं है इसमें, एक भी आंसर नहीं है। यदि वर्तमान समय में देखें तो जो 17वीं लोकसभा हुआ है उसमें कुल महिला सदस्य की भागीदारी कितना परसेंट है? 14%। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना है? 14% है। ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा में कुल महिला सदस्य कितने हैं? 78 हैं। कुल महिला सदस्य कितने हैं? 78 चुन के आए हैं। 17वीं लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुन के आए हैं। ठीक है। इसमें से कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने सदस्य चुन के आए हैं? 6 सदस्य, महिला सदस्य 6। और यदि भारतीय जनता पार्टी के 41 महिला सदस्य चुन के आए हैं। बीजेपी का कितना है? 41 महिला सदस्य बीजेपी के हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 6 है। और सबसे ज्यादा महिला सदस्य देने वाले 2 राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा महिला सदस्य देने वाले उत्तर प्रदेश में 11 महिला सदस्य चुन के गए हैं लोकसभा में, और पश्चिम बंगाल में भी 11 महिला सदस्य गए हैं चुन करके लोकसभा में। और उसके बाद राजस्थान में 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुए हैं लोकसभा के लिए। ठीक है। अगली क्वेश्चन की चले, क्वेश्चन नंबर 90 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। बिल्कुल गलत है। सही कौन है इससे पूछा हमसे? नहीं, स्वतंत्र पार्टी नहीं था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, ये सही है। नेता प्रतिपक्ष को मान्यता 1969 में दी गई थी सबसे पहली बार, 1969 में। ठीक है। और लोकसभा में यदि किसी दल को न्यूनतम 75 सदस्य न होने तो नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। गलत है। प्रतिपक्ष के नेता के लिए कोरम की आवश्यकता होती है और कुल सीटों का कितना प्रतिशत? कुल सीटों का कितना? 1/10वां भाग चाहिए। चाहे लोकसभा में जितना सीट है उसका 1/10वां भाग चाहिए। न्यूनतम 75 और 50 की बात नहीं है, कुल सीटों का 1/10वां भाग चाहिए, बस ये प्रावधान किया गया है। तो केवल और केवल 2 सही है। इस प्रकार आंसर बी मेरा सही आंसर होगा। देखिए, प्रथम लोकसभा जब चुनाव हुआ था उस समय 489 सीटें थी। उसमें से कांग्रेस कितना प्राप्त किया था? 364 सीट प्राप्त की थी, उस पर जीत हासिल किया था। 16 सीटें दूसरे स्थान पर हासिल किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, दूसरे सीटों जो विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। और सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का मान्यता प्राप्त हुआ था। ठीक है। और इस रूप में आईएनएस माने इंडियन नेशनल कांग्रेस के राम सुभग सिंह को चुना गया था। सबसे पहला प्रतिपक्ष का नेता चुने जाने वाले कौन थे? राम सुभग सिंह। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1969 में चुने गए थे प्रथम नेता प्रतिपक्ष, वो कौन व्यक्ति थे? तो राम सुभग सिंह थे, राम सुभग सिंह। ठीक है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने का इजाजत लेता हूँ। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।